Hello students, welcome to the second dose of this new chapter that is production function. इसके अंदर हम लोगों ने अब तक कुछ कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ा था डोज 1 में 4.1 में। ठीक है, क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने उसमें पढ़ा था। तो फर्स्ट लेक्चर के अंदर वी हैव डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड व्हाट इज इनपुट। इसके बाद फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसको कहते हैं। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है, दो टाइम पीरियड के अंदर हम लोगों ने पढ़ा, शॉर्ट पीरियड लॉन्ग पीरियड के अंदर, कि उसके अंदर क्या होता है, कुछ शॉर्ट पीरियड में कुछ फैक्टर्स जो होते हैं फिक्स्ड होते हैं, कुछ जो होते हैं वेरिएबल होते हैं। और लॉन्ग पीरियड के अंदर हम लोगों ने पढ़ा क्या, कि सारे के सारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। यानी जितना चाहे उतना आप प्रोडक्शन को बदल सकते हो, जितना चाहे उतना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में बदलाव करके। वहीं दूसरी ओर शॉर्ट पीरियड के अंदर आप लोगों को बताया गया था कि होता क्या है कि एक व्यापारी, एक उत्पादक, एक प्रोड्यूसर के तौर पे अगर आपको समय कम मिले, ठीक है, समय आपको कम दिया जाए, तो उस केस में जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है वो आप सबको नहीं बदल सकते हो। कुछ फैक्टर्स में बदलाव किया जा सकता है, कुछ को आप बदलाव कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि टाइम ही आपके पास उतना नहीं है जितना आप प्रोडक्शन में चेंज मुमकिन कर पाओ। ठीक है, तो आमतौर पे जो शॉर्ट पीरियड होता है इसमें फैक्टर्स ऑफ शॉर्ट पीरियड के अंदर जो हमारा कॉन्सेप्ट काम करता है वो कहलाता है आपका रिटर्न्स टू फैक्टर का स्केल का, रिटर्न्स टू फैक्टर का जो कॉन्सेप्ट होता है वो काम करता है। जिसके अंदर होता क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं, फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर। फिक्स फैक्टर किसको कहा जाता है, तो फिक्स फैक्टर आर दोज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, यानी जो फिक्स फैक्टर होता है जिसको हम लोग स्थायी कारक भी कहते हैं, ठीक है, वो वैसे फैक्टर्स को कहा जाता है जो हमेशा क्या रहते हैं, स्थिर रहते हैं शॉर्ट पीरियड के अंदर। यानी आप इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं कर सकते हो। अगर आपके दिमाग में है कि शॉर्ट पीरियड के अंदर अगर मैं प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहता हूं तो कैसे बढ़ा सकते हो, केवल और केवल वेरिएबल फैक्टर में बदलाव करके आप कर सकते हो। उदाहरण मैं आपको एक सिंपल सा देता हूं। मान लीजिए कि आप एक रेडी लगा के एक ठेला पर इडली बेच रहे हो, ठीक है। अब फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर यानी बहुत सी चीजें आपके द्वारा यूज किया जा रहा है जिसको आप फिक्स बोलते हो, बहुत सी चीजें आपको आपके द्वारा यूज किया जा रहा है जिसमें से कुछ को आप वेरिएबल बोल सकते हो। तो मैं सरल तरीके से आपको समझाता हूं। मान लीजिए कि आपके द्वारा वो जो कंटेनर यूज किया जा रहा है, जिस कंटेनर के अंदर आप इडली बना के अपने ठेले पे कस्टमर्स को सर्व कर रहे हो, तो वो जो बर्तन है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वो आपके लिए क्या हो गया, फिक्स फैक्टर हो गया। ठीक है, लेकिन उस इडली इडली जो आप बना रहे हो उसको बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। तो रॉ मटेरियल क्या हो गया, वेरिएबल फैक्टर हो गया। अब अगर आप चाहते हो कि उस बर्तन के अंदर वो जो बर्तन है, ठीक है, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि मान लीजिए कि आपके पास वो जो बर्तन है, ठीक है, वो जो बर्तन है कुछ इस तरह का बना हुआ रहता है, ठीक है, ठीक है, कुछ इस तरह का बना हुआ रहता है जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो इडली बना सकते हो। तो मान लीजिए कि ये जो बर्तन है, इस बर्तन के अंदर क्या है, इडली बना रहे हो आप, तो ये बर्तन आपके लिए क्या हो गया, फिक्स फैक्टर हो गया। ठीक है, ये बर्तन क्या हो गया आपके लिए, फिक्स फैक्टर हो गया। ड्राइंग गंदा होगा मुझे पता है, बट इग्नोर कीजिए, समझाने के लिए मैं इतना ही बना सकता हूं। तो यहां पे अगर एज अ ठेला मालिक जो इडली बेच रहा है वो चाहता है कि मैं ज्यादा इडली बेचूं, तो उस केस में वो क्या करेगा, ज्यादा रॉ मटेरियल लेके आएगा। ज्यादा रॉ मटेरियल लाएगा तो ज्यादा वो क्या कर सकता है, इडली इसके अंदर उस मटेरियल को भरेगा ताकि वो क्या करेगा, इडली ज्यादा बना सके। तो जितना ज्यादा वो इनपुट बढ़ाएगा उतना ज्यादा उसका प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये बताया गया होगा आप लोगों को। सवाल ये आता है कि क्या वो जितना चाहे उतना प्रोडक्शन को बढ़ा सकता है। अब मान लेते हैं कि आज के आज उसको 30 कस्टमर आ गए हैं, बोले कि भाई हमको इडली खाना है,
समझ में आ रहा है? बोल रहे हैं कि 30 इडली हम लोग को खाना है। आप चलो कुछ हद तक प्रोडक्शन 20 का कैपेसिटी है, आप चलो बोले कि 5-10 मिनट दीजिए हम और 10 बना देंगे, हाँ या ना? 20 इडली बन के एक बार में तैयार हो गया, चाहिए कितना? 30 इडली चाहिए। तो 20 इडली सर्व करने के बाद आपने बोला कि भाई एक काम करो 10 मिनट और दे दो, आपको 10 इडली और हम दे देंगे, हाँ कि ना? कर सकते हो आप ऐसा? लेकिन कोई अगर आपको आके बोले कि भाई हमको अभी के अभी चाहिए 100 पीस, क्या आप कर सकते हो? नहीं। समझ में आ रहा है? लेकिन लॉन्ग पीरियड अगर हो, आपको पता चल जाए कि भाई अगले महीने से 20 इडली की जगह पे मेरा कितना बिकने वाला है, 100 इडली एक दिन में बिकेगा, तब आप क्या करोगे? आप अपने पास जो एक बर्तन है, हो सकता है 5 और बर्तन क्या करो, खरीद लो, है ना? तो सिंपल तरीके से याद रखिएगा, जितना कम समय आपको मिलता है उत्पादन प्रक्रिया में, उतना कम आप प्रोडक्शन को प्रभावित कर सकते हो। जितना ज्यादा समय आपको मिले, उतना ज्यादा आप प्रोडक्शन को प्रभावित कर सकते हो। उम्मीद है ये चीज समझ में आ रहा है, जिसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में भी अच्छा खासा डिस्कशन किया था। एक छोटा सा रिकैप मैं आपको दे रहा था। तो जो आपका शॉर्ट पीरियड होता है, शॉर्ट पीरियड में जो कॉन्सेप्ट काम करता है, क्या कॉन्सेप्ट कहता है कि भाई कुछ फैक्टर जो होते हैं फिक्स होते हैं, कुछ होते हैं वेरिएबल। ठीक है, शॉर्ट पीरियड के अंदर क्या होता है? शॉर्ट पीरियड के अंदर क्या कहा जाता है? कहा जाता है कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उनमें से कुछ जो होता है वो फिक्स्ड होता है, और कुछ फैक्टर्स जो होते हैं उसमें आप बदलाव कर सकते हो। तो इसी उसको क्या कहते हैं हम लोग? वेरिएबल फैक्टर कहते हैं, है ना? और चाहिए दोनों ही, आपको चाहिए बर्तन भी, आपको चाहिए रॉ मटेरियल भी, तब जाके ना इडली बन के तैयार होगा। अब सवाल ये आता है कि क्या शॉर्ट पीरियड में हम जितना चाहे उतना प्रोडक्शन को चेंज कर सकते हैं? नहीं, एक लिमिट तक कर सकते हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी जस्ट रिवीजन में भी डिस्कस किया और पिछले लेक्चर में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो शॉर्ट पीरियड के अंदर जब आप वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाओगे, इसको तो बढ़ा घटा नहीं सकते हो, इसको बढ़ा घटा तो नहीं सकते हो, ठीक है? तो अगर आप प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हो तो केवल क्या करोगे? वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाओगे। वेरिएबल फैक्टर बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा? प्रोडक्शन भी क्या करेगा? बढ़ेगा। अब सवाल ये आता है, जितना चाहे उतना नहीं, इसके लिए आपका एक लॉ काम करता है, वो कहलाता है रिटर्न्स टू फैक्टर का एक नियम काम करता है। ये नियम क्या कहता है? ये नियम कहता है कि शॉर्ट पीरियड के अंदर जब आप फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर का इस्तेमाल करोगे, ठीक है, और वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाना शुरू करोगे, तो उत्पादन प्रक्रिया के अंदर, प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर क्या होगा? 3 केसेस आएंगे। पहले क्या होगा? प्रोडक्शन आपका इंक्रीज करेगा। फिर क्या करेगा? इंक्रीज जब तक संभव है तब तक आप क्या करेगा? इंक्रीज। इडली वाला देखिए, इडली के बर्तन में आपकी इडली बनाने की संख्या कब तक इंक्रीज कर सकते हो? जब तक 20 इडली का कैपेसिटी फुल ना हो जाए, ठीक है? तो जब तक आप 20 तक नहीं पहुंचे हो तब तक आप प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हो। पहले आप 1 प्रोड्यूस कर रहे थे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 10, फिर 15, फिर 20, यानी प्रोडक्शन आप लगातार बढ़ा रहे हो। कब तक? जब तक 20 की कैपेसिटी तक आप ना पहुंच जाओ। 20 तक पहुंच गए और फिर भी आप क्या कर रहे हो? रॉ मटेरियल और एक्स्ट्रा खरीद के ला रहे हो कि हम इडली की संख्या और बढ़ा देंगे। तो भाई होगा क्या? जिस स्पीड से आप पहले लेके आ रहे थे उसी स्पीड से तब आपको प्रोडक्शन मिलेगा नहीं। तब क्या हो जाएगा? स्टेज 2 स्टार्ट हो जाएगा, जिसको कहते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। पहला हो गया इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, और दूसरा हो गया डिमिनिशिंग, और फिर तीसरा केस आता है आपका, अगर यही चीज आप कंटिन्यू कर दोगे तो एक ऐसा भी पॉइंट आएगा जब प्रोडक्शन 0 होके क्या हो जाएगा? नेगेटिव में चला जाएगा। ये शॉर्ट पीरियड का कॉन्सेप्ट काम करता है। वहीं दूसरी ओर अगर हम लोग बात करते हैं लॉन्ग रन का, ठीक है, लॉन्ग रन के अंदर क्या बताया गया है कि इसके अंदर जो फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इसमें क्या होते हैं? सारे फैक्टर्स ऑल आर वेरिएबल, इसमें कोई भी फिक्स नहीं होता है, ठीक है? जिसमें चाहो उसमें बदलाव आप। अब भाई आप मान लो कि आपको कहा जा रहा है कि अगले साल से, आज मान लेते हैं आपका इस साल आप हर महीने क्या कर रहे हो? 100 पीस इडली बेच रहे हो, ठीक है? हर पीस कितना? 100 पीस नहीं, चलो मान लेते हैं 1000 पीस इडली एक महीने में आप बेच रहे हो।
अगले साल से हो सकता है आसपास और जो इडली बेचने वाले लोग हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, यहां से शिफ्ट कर रहे हैं, और जिसकी वजह से अगले साल से इस इलाके में मात्र आप रह जाओगे अकेले इडली सेलर। तो आपको ये दिख रहा है कि अगले साल से क्या हो रहा है, मेरा प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ने वाला है। तो हो सकता है आज आप एक बर्तन लेके इडली अपने एक ठेले के ऊपर इडली को बेच रहे हो, अगले साल क्या करोगे, आपको दिख रहा है कि भाई होगा क्या, जहां मैं हर महीने आज के डेट में 1000 इडली बेच रहा हूं, कल के डेट में जब ये सारे लोग हट जाएंगे तो अगले साल से हो सकता है जो सेलिंग है वो 10,000 पहुंच जाए। तो आप क्या करोगे, एक बर्तन की जगह पे हो सकता है आप 20 बर्तन लेके आ जाओ। हाँ है ना। तो जितना समय आपको मिल रहा है उतना ज्यादा आप प्रोडक्शन को प्रभावित कर पा रहे हो, और समय ज्यादा कहां मिलता है, लॉन्ग रन के अंदर मिलता है। इसीलिए इसमें क्या है, कोई फैक्टर फिक्स को नहीं माना, आप सब में बदलाव कर सकते हो, सब में बदलाव करके आप जितना चाहे उतना प्रोडक्शन को संभवतः कर सकते हो। इसीलिए इसके ऊपर जो नियम काम करता है वो कहलाता है आपका रिटर्न्स टू स्केल का नियम काम करता है। ठीक है, इसके ऊपर रिटर्न्स टू स्केल का नियम काम करता है। ठीक है, तो हम लोग ने अच्छा खासा चीज डिस्कस किया था अब तक के लेक्चर्स में। ठीक है, आगे हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं। जैसे पिछले क्लास में जब आप लोगों को बताया गया था, हम लोगों ने ये चीज डिस्कस कर लिया था। ठीक है, और क्या, शॉर्ट रन के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट कि टीपी, एपी, एमपी क्या है। ठीक है, ये डायग्राम याद होगा आप लोगों को, सेकंड प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बताया गया था। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इसके बीच में संबंध देख लेते हैं कि क्या क्या संबंध पाया जाता है। उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं एग्जाम में आपसे पूछ लिया कि एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी, ये सवाल आपसे पूछा गया है। एग्जाम में क्या पूछ दिया गया है, एक क्वेश्चन दे दिया गया है और उस क्वेश्चन में कहा गया है एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी, ये सवाल पूछा गया। ठीक है, अब इस सवाल का आप जवाब कैसे दोगे, मान लेते हैं ये क्वेश्चन था। ठीक है, अब आपको आंसर करना है। आप आंसर कैसे करोगे, तो सबसे पहले आपका स्टार्ट होगा आंसर टीपी रेफर्स टू, आपको डेफिनेशन जो बताया गया है वो बताओगे। ठीक है, टीपी रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ प्रोडक्शन which is made by a producer by using all the units of factors of production, or you can say all the units of variable factor। ठीक है, on the other hand, ये लिखने के बाद आपका स्टार्ट होगा on the other hand MP refers to, फिर उसका डेफिनेशन दे दोगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको बताना है द रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी कैन बी अंडरस्टैंड with the help of following schedule and diagram। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, एक टेबल बनाना है और फिर डायग्राम बनाना है। ठीक है, टेबल और डायग्राम बन गया। अब आप बताओगे कि ऑन द बेसिस ऑफ अबव शेड्यूल एंड डायग्राम, ऑन द बेसिस ऑफ, ये टेबल और डायग्राम मान लेते हैं हम लोगों ने, ये टेबल बना लिया, ये डायग्राम बन गया। अब आप क्या करोगे, इसके नीचे अपना एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करोगे। पहला जो रिलेशन आपको दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, देखिए टी और एम पे ध्यान दीजिएगा। टीपी टेंड्स टू इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग रेट व्हेन एमपी इज इंक्रीजिंग। मतलब क्या है, जब एमपी लगातार बढ़ रहा होता है वैसी सूरत में क्या होगा, टीपी भी बढ़ेगा। किस स्पीड से, बढ़ते स्पीड से। 0 से 2 हुआ, कितने के स्पीड से बढ़ा, 2 के स्पीड से। 2 से हो गया 5, कितना अंतर आ गया,
टीपी में वृद्धि हुआ है, अभी भी वृद्धि हुआ है, अभी भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है, यहां भी हो रहा है, यहां नहीं होगा, लेकिन इंक्रीज यहां तक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो लगातार टीपी आपका बढ़ रहा है, बढ़ेगा बढ़ते स्पीड से, कब तक? जब तक आपका एमपी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। या ना? जैसे ही एमपी में गिरावट स्टार्ट हो गया तो टीपी अभी भी बढ़ेगा, लेकिन बढ़ने का स्पीड क्या हो गया, कम हो गया। जहां देखो पहले लगातार यहां 2 की स्पीड से, यहां 3 के स्पीड से, यहां 5 के स्पीड से, यहां 8 की स्पीड से लगातार बढ़ रहा है इंक्रीजिंग रेट के साथ। यहां भी बढ़ा है, 18 से 24 हुआ तो बढ़ा तो है, 24 से 30 हुआ अभी भी बढ़ा है, 30 से 33 हुआ अभी भी बढ़ा है। लेकिन आप ध्यान दे रहे होगे कि अब क्या हुआ है, बढ़ने का स्पीड लगातार कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि इस पॉइंट के बाद अब एमपी क्या हो रहा है, घटना स्टार्ट किया। तो रिलेशन हम लोग को मिल गया। फिर से ध्यान दीजिए, टीपी टेंड्स टू इंक्रीज when TP tends to increase with increasing rate when MP is increasing। यानी जिस समय MP लगातार इंक्रीज कर रहा होता है उस समय टीपी में बढ़ते हुए दर के साथ वृद्धि होती है। दूसरा, टीपी स्टार्टेड टू इंक्रीज विथ डिमिनिशिंग रेट। अब क्या हो रहा है दूसरे स्टेज में कि टीपी बढ़ना स्टार्ट किया है, लेकिन उसके बढ़ने का स्पीड लगातार घटने लगा है। क्यों? क्योंकि अब क्या हो रहा है, एमपी में गिरावट होने लगा है। गिरावट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगले पॉइंट पे आते हैं हम। द पॉइंट वेयर टीपी इज एट मैक्सिमम एमपी विल बी एट 0। यानी जिस पॉइंट पे आपका टीपी मैक्सिमम पे होता है उस पॉइंट पे जो एमपी होता है वो कहां पे रहेगा, अपने जीरो पे होता है। ठीक है, जिस समय टीपी मैक्सिमम पे होता है उस समय एमपी क्या होता है, 0 पे होता है। या इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि जब एमपी 0 होता है तो उस समय टीपी क्या होता है, मैक्सिमम पे होता है। मैक्सिमम टीपी में वैल्यू कौन सा है, 33 है, 33 है। तो बोलोगे सर ये क्यों नहीं काउंट करें? बाबू यहां तक तो सेम नेचर है, कुछ नया चीज यहां दिखा है। यहाँ क्या नया दिखा है? अब तक एमपी पहले बढ़ा फिर घटा, यहां कुछ नया चीज दिखा है कि घटते घटते 0 हो गया। तो जिस समय वो 0 होता उस समय एमपी टीपी क्या होता है, टीपी का वहां पे वैल्यू सबसे मैक्सिमम होता है। फिर अगला रिलेशन क्या है, जैसे ही एमपी आपका माइनस हो जाता है अब जाके क्या होगा, टीपी क्या करेगा, घटना स्टार्ट किया। अब तक लगातार टीपी बढ़ रहा था, पहले केस में क्या हुआ, टीपी बढ़ते हुए स्पीड से बढ़ा, फिर घटते हुए स्पीड से बढ़ा, फिर बढ़ना रुक गया, अब क्या हो गया, घटने लगा। 4 पॉइंट मिला कि नहीं मिला? सिंपल सा चीज है, तो इसको हमेशा याद रखना। ठीक है, कि रिलेशन बिटवीन टीपी एंड एमपी आपसे कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसी तरीके से आप एक और चीज कर सकते हो। मान लेते हैं क्वेश्चन पूछ लिया गया है, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी। एपी और एमपी में रिलेशन पूछ दिया है, आप इसी तरीके से बता सकते हो, सेम टेक्निक फॉलो करोगे। टेबल और डायग्राम आपको यूज करना है और उस बेसिस पे आपको सारे के सारे एक्सप्लेनेशन को देना है। ये जरूरी पार्ट है, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। इट कैन बी आस्क्ड कि एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी। दूसरा पूछ सकता है एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन एपी एंड एमपी। एक और चीज पूछ सकता है एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एपी। हालांकि ये वाला नहीं पूछेगा, थोड़ा बहुत चांस है, देखो ज्यादा चांस रहता है रिलेशन बिटवीन टीपी एंड एमपी। ठीक है, टीपी और एमपी का रिलेशन पूछ लेगा, दूसरा एपी और एमपी का रिलेशन पूछ सकता है। ये 2 क्वेश्चन मेजर होते हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से मैंने आपको टीपी और एपी का रिलेशन बताया एमपी का, उसी तरीके से एपी और एमपी पे आप एक बार ट्राई कीजिएगा और जैसा भी आपका एक्सपीरियंस रहता है जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। मान लेते हैं कि अगर हम लोग के पास जो टेबल अवेलेबल है ये वाला है, ठीक है, प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट जरूर थोड़ा सा क्लियर रखिएगा। अगर प्रोडक्शन क्लियर है तो कॉस्ट क्लियर रहेगा, कॉस्ट क्लियर है तो रेवेन्यू क्लियर रहेगा, और ये सबका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तब जाके आपको प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस चीज के ऊपर। ठीक है, बात कर रहे थे हम लोग, मान लेते हैं हमसे पूछा गया है अबाउट लॉन्ग रन। अभी तक जो चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो किस चीज के बारे में था, लॉन्ग रन के बारे में था। ठीक है, इसके अलावा हम लोग ने क्या चीज डिस्कस कर लिया है, डिस्कस किया था अबाउट द बिहेवियर ऑफ दिस। ठीक है, इसी के अंदर आप लोगों को एक और चीज बता दिया गया होगा शायद। ठीक है, कि बताइए, एक मिनट,
क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, या फिर आपसे पूछा जा सकता है व्हाट डू यू मीन बाय रिटर्न्स टू फैक्टर। ठीक है, तो हम लोग सिंपल तरीके से कह सकते थे, वो तरीका वही होता है, डिपेंड करता है मार्क्स के ऊपर, कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया। बट जनरली अगर इस तरह के क्वेश्चन आते तो आपका टेक्निक क्या रहेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल एक्सप्लेन अबाउट द गिवन टर्म इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन जिससे बना हुआ है, क्वेश्चन बना हुआ है एक टर्म से, वो टर्म का पहले डेफिनेशन दे दो। ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या है, उस डेफिनेशन को प्रूव करने के लिए या साबित करने के लिए या दिखाने के लिए टेबल और डायग्राम बना दो। ठीक है, क्वेश्चन और ज्यादा मार्क्स कंटेन करता है तो उसके बाद उस टेबल और डायग्राम के सपोर्ट के मदद से आप क्या करो, कंक्लूजन दे दो, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस रिलेशनशिप वाले में भी किया था। तो व्हाट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन या फिर रिटर्न्स टू फैक्टर वो कॉन्सेप्ट है जो शॉर्ट पीरियड के अंदर काम करता है। शॉर्ट पीरियड जिसमें कुछ फैक्टर फिक्स होते हैं, कुछ फैक्टर वेरिएबल होते हैं, राइट। अब इस परिस्थिति में क्या होता है, अगर प्रोड्यूसर किसी भी प्रकार से प्रोडक्शन में बदलाव करना चाहता है तो वो बदलाव केवल और केवल वेरिएबल फैक्टर में बदलाव करके ही वो कर सकता है। ठीक है, अब ऐसी सूरत में जब व्यापारी के द्वारा जब प्रोड्यूसर के द्वारा वेरिएबल फैक्टर्स की मात्रा में वृद्धि की जाएगी तो वैसी सूरत में क्या होगा, प्रोडक्शन में 3 फेजेस आएंगे। ठीक है, वैसे सूरत में क्या होगा, प्रोडक्शन में 3 फेजेस आएंगे। शुरुआत में क्या होगा, प्रोडक्शन आपका बढ़ेगा, जिसको आप एमपी के बढ़ने से देख सकते हो। ठीक है, बढ़ते बढ़ते लगातार जाएगा। लेकिन अगर आप फिर भी कंटिन्यू रखते हो प्रोडक्शन वेरिएबल फैक्टर की संख्या को बढ़ाने में, फिर देखो यहां तक तो बढ़ा, अब हम लोग लालच में आ गए, अब हम लोग और बढ़ाने लगे वेरिएबल फैक्टर को, तब क्या होगा, प्रोडक्शन आपका घटना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर भी अगर नहीं बात मानते हो तो घटते घटते क्या होगा, वो पहले 0 होगा और फिर क्या होगा, नेगेटिव होगा। यानी इसने क्या किया, आपको 3 स्टेजेस दे दिए। स्टेज 1 में क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उसको हम लोग कहेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। स्टेज 2 में क्या होगा, प्रोडक्शन अपने मैक्सिमम पे पहुंचने के बाद अब क्या होता है, घटने लगता है। स्टेज 3 में क्या होगा, घटते घटते अब क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये अलग अलग सिचुएशन है जिसको आपको हमेशा याद रखना है। अब कोई एक आध बार सवाल पूछ लेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय कांस्टेंट रिटर्न्स टू फैक्टर। तो कांस्टेंट रिटर्न्स टू फैक्टर वो परिस्थिति है जो मुख्य तौर पे इंक्रीजिंग और डिमिनिशिंग रिटर्न्स के बीच में आता है। इसमें होता क्या है, तो इसमें होता यह है कि जब प्रोड्यूसर फिक्स वेरिएबल फैक्टर की मात्रा को बढ़ाता है तो ऐसी सूरत में क्या होता है, प्रोडक्शन में कांस्टेंट चेंज आने लगता है, और यही कांस्टेंट चेंज को हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट रिटर्न्स टू फैक्टर कहते हैं। इसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट रिटर्न्स टू फैक्टर की स्थिति कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप लोग हमेशा याद रखना, इस सपोर्ट के लिए आपको ये चीज, ये टेबल बहुत जरूरी है इस पूरे चैप्टर के कंक्लूजन के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। अब अगर हम लोग बात करते हैं अबाउट लॉन्ग रन के बारे में, तो लॉन्ग रन के अंदर होता क्या है, सारे फैक्टर फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, सारे फैक्टर क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। ऑल आर वेरिएबल, वेरिएबल फैक्टर, यानी जितना चाहे आपका जितना औकात है आप बदलाव करो ना, आप जिस हद तक चाहो उस हद तक प्रोडक्शन को चेंज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर जो नियम काम करता है वो कहलाता है आपका रिटर्न्स टू स्केल का नियम काम करता है। ठीक है, अब इस नियम की वजह से क्या कहता है, इस नियम की वजह से कहा जाता है कि अगर उत्पादन प्रक्रिया में आप लगातार फैक्टर्स वेरिएबल फैक्टर को चेंज करोगे, ठीक है, बढ़ाओगे, लालच क्या है,
एक प्रोड्यूसर चाहता है कि भाई हम जो लगाएं, जो मैंने इनपुट यूज किया, मुझे आउटपुट ज्यादा से ज्यादा मिले, हाँ है ना। चाहे वो शॉर्ट पीरियड हो चाहे लॉन्ग पीरियड हो। शॉर्ट पीरियड में उत्पादक के पास एक मजबूरी है, मजबूरी यह है कि वो सब चीजों को चेंज नहीं कर सकता है। इसका मतलब क्या है, जो चेंज कर सकता है उसी चीज में बदलाव करके वो प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश करता है। लेकिन लॉन्ग रन के अंदर क्या होता है, वो हर चीज में जितना चाहे उतना चेंज कर सकता है। आप खरीदो ना, जितना पीस इडली के बर्तन खरीदना आप खरीदो, जितना औकात है ना। जितना चाहे उतना रॉ मटेरियल खरीद लो आप का, जितना औकात है, आपकी जितनी कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी तक आप क्या कर सकते हो, प्रोडक्शन को बढ़ा घटा सकते हो। ठीक है, ये आपके ऊपर है। लेकिन यहां पे भी होता क्या है कि जब एक उत्पादक, जब एक प्रोड्यूसर वेरिएबल फैक्टर में बदलाव, यानी फैक्टर्स, इसमें क्या है, एक ही फैक्टर है ना, इसमें सारे फैक्टर क्या है, वेरिएबल है, सबको बदल सकते हो। तो इसलिए मैं यहां पे कह रहा हूं कि लॉन्ग रन के अंदर जो नियम काम करता है वो आपका रिटर्न्स टू स्केल का काम करता है। ये नियम कहता क्या है, ये नियम कहता है कि जब एक उत्पादक उत्पादन प्रक्रिया में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में बदलाव करेगा तो ऐसी सूरत में क्या होगा, 3 परिस्थितियां उसको मिलेंगी। शुरुआत में क्या होगा, प्रोडक्शन आपका इंक्रीज करेगा, ठीक है। फिर क्या होगा, जितना कैपेसिटी होगा, जितना, अरे भाई हर चीज का लिमिट होता है कि नहीं होता है। आप मान लेते हैं शॉर्ट रन के अंदर एक बर्तन था, उस एक बर्तन से आप 20 प्रोड्यूस कर रहे थे, आया ना। अब लॉन्ग रन के अंदर आप देख रहे हो, अच्छा एक महीने में मान लेते हैं, एक मंथ के अंदर आप 1000 पीस टोटल बेच रहे थे। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब लॉजिक समझिएगा, आपको मैंने कहा था कि आपको पता चला कि अगले साल क्या है, आपके कॉम्पिटिटर आसपास जो इडली बेचने वाले हैं वो सब यहां से भागने वाले हैं, जिसकी वजह से आप इकलौता यहां पे हो जाओगे क्या, इडली बेचने वाले। तो अब क्या होगा, अब होगा क्या कि आपका एक मंथ में टोटल इडली जो बिकेगा उस समय एक साल बाद वो कितना होगा, 10,000 पीस आपका बिकेगा। कितना बिकेगा, 10,000 पीस बिकेगा। तो आपने क्या किया, आपने सोचा कि चल भाई एक काम करते हैं, 100 पीस बर्तन लेके आ जाते हैं। ठीक है, कितना बर्तन लेके आ जा रहे हैं, 100 पीस बर्तन हम लेके आ जा रहे हैं। और ऐसी सूरत में आप क्या करोगे, हर महीने अपने टारगेट तक पहुंच जाओगे। 10, अगर आपके पास एक महीने में आपके कॉम्पिटिटर अगर भाग गए तो वैसी सूरत में क्या होगा, अब आपका इडली कितना बिकेगा, आप अकेले ही 10,000 इडली बेच दोगे। मान लेते हैं, अनुमानित कह रहा हूं कि 10,000 इडली बेचने के लिए आपको एक महीने में आपको हर रोज कुछ सफिशिएंट इडली बेचना होगा। ठीक है, चलो उसको मान लेते हैं कि आप हर महीने या हर रोज 1000 पीस इडली बेच ले रहे हो। ठीक है, हर रोज आप 1500 से लेके 1000 तक आप इडली बेच दे रहे हो। तो आप एक महीने में मान लेते हैं आपका लगभग जो है 10,000 तक का टारगेट आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, कभी 1000 बेच रहे हो, कभी 500 बेच रहे हो, कभी 2000 बेच रहे हो, कभी 3000 बिक रहे हो। मतलब समझो इस चीज को इतना कि आपका टारगेट क्या है, पहले जहां आप एक मंथ में 1000 बेच पाते थे, अब एक साल बाद होगा क्या, जब आपके पास कॉम्पिटिटर रहेंगे नहीं तब आप 10,000 बेच दोगे। अब आपको दिख रहा है कि भाई 10,000 बेचने के लिए मेरे को इडली के बर्तन की भी तो संख्या बढ़ानी पड़ेगी ना। तो आपने कहा कि चल भाई मैं 100 पीस खरीदूंगा। समझ में आ रहा है, 100 पीस अब आपने बर्तन अरेंज कर लिया ताकि अब क्या कर सको, आप उस हिसाब से सप्लाई कर सको। ठीक है, अब हुआ क्या बाबू, प्रोडक्शन आप तब तक बढ़ा सकते जब तक आप 100 बर्तन की कैपेसिटी तक नहीं पहुंच पाओ। जैसे आप यहां पे था, एक बर्तन की कैपेसिटी कितनी थी, 20 इडली थी। ठीक, आप कब तक इडली की संख्या को बढ़ा सकते हो, जब तक 20 ना पहुंच जाए, हाँ है ना। तो यहां पे भी प्रोडक्शन कब तक बढ़ेगा, मान लेते हैं कि एक बर्तन से आपको हो रहा है, एक बर्तन से हो रहा है 20, आपके पास है 100 बर्तन। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप हर एक बार में कितना बना सकते हो, 2000 इडली बना सकते हो। जहां पहले क्या था, एक बर्तन से आप एक बार में केवल और केवल 20 इडली बना रहे थे, अब आपके पास 100 बर्तन है, तो एक बार में आप कितना बना सकते हो, 2000 इडली बना सकते हो। समझ में आ रहा है, तो कहने का मतलब है कि जब तक आपका मैक्सिमम तक ना पहुंच जाए तब तक आप प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हो, यानी तब तक क्या रहेगा, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल का काम करेगा। लेकिन अब भी मान ले तो 2000 तक पहुंच चुके हो और उसके बावजूद आप लगे पड़े हो, ठीक है,
और प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। तो अब क्या होगा भाई, आप अपने लिमिट तक पहुंच गए हो कि नहीं पहुंच गए हो? अब ऐसी सूरत में आप प्रोडक्शन को तभी बढ़ा पाओगे कंटिन्यूअसली जब आप क्या करो, 100 से 200 कर दो, बर्तन और बढ़ा दो। समझ में आ रहा है?